नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर कारक विचार। कारक विचार में साथियों हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में हमने जो है कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। जैसे कर्म कारक में जो पहला सूत्र हमारा है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म का हमने अध्ययन कर लिया। कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चा अनीप्सितम अकथितम चा, और जो है उसके साथ हमने लिखा अकर्मक धातु ही योगे देश काल भाव गंतव्य अथवा कर्म संज्ञे किति वाच्यम। इस वार्तिक को भी पढ़ा। उसके बाद कहाँ कहाँ कर्म के आधार की कर्म संज्ञा होती है, इसके अंतर्गत हमने दो सूत्रों को पढ़ लिया था। कौन कौन थे? अधिसिंह अस्था साम कर्म, अधिसिंह अस्था साम कर्म और अभिनिविशश्चा, अभिनिविशश्चा सूत्र यानी अधिसिंह अस्था साम कर्म। अधि उपसर्ग किसके पहले लगा हो? सिंह अस्था और आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लग जाता है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। और अगला सूत्र जो था हमने पढ़ा अभिनिविशश्चा यानी विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग यदि साथ साथ आए और विष धातु के पहले आए तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविश्य धन्या सा कामनी याम भवान मनो अभिनिविश्यते, ये उदाहरण इसके अंतर्गत आया था। इस तरह से क्रम से हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के इतने सूत्रों का अध्ययन किया। अब हमारा जो अगला सूत्र है पेज नंबर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के 183-84 पे है, जो अगला सूत्र हमारा है उपान्य ध्वांग वसः। उपान्य ध्यांग वसः सूत्र क्या कहता है? आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये सूत्र हमारा जो उपान्य ध्यांग वसः है, ये सूत्र कह रहा है यदि वस धातु के पहले, वसः यानी वस धातु के पहले क्या हो? उप अनु अधि आंग उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म कहलाता है, या क्रिया का आधार कर्म संज्ञक हो जाता है। किसके पहले? वस धातु के पहले। वस धातु के पहले अगर क्या लगा हो? उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म कहलाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं वस क्या है? ये धातु है। वस धातु के पहले, वस धातु के पहले यदि क्या लगा हो? यदि उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि और आंग, आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म कहलाता है। यही इस सूत्र की परिभाषा है। उपान्य ध्यांग वसः क्या कह रहा है कि वस धातु के पहले क्या हो? वस धातु है, वस धातु, वस धातु है। इस वस धातु के पहले क्या लगा हो? यदि उपसर्ग लगा हो। और क्या लग जाए? वस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो। और क्या है? वस धातु के पहले यदि अनु उपसर्ग लगा हो। और है वस धातु के पहले यदि क्या हो? आंग का मतलब आ उपसर्ग हो तो इनके क्रिया का जो आधार होता है साथियों वह कर्म कहलाता है, या इन क्रिया का जो आधार है उसी की कर्म संज्ञा होती है।
कब होगी? जब वस धातु हो और वस धातु के पहले हमारा उपसर्ग अगर लग गया है तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा। वस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया का आधार कर्म संज्ञक होगा और उसमें द्वितीया लग जाएगी। वस धातु के पहले यदि अनु उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया का आधार कर्म होगा और उसकी द्वितीय विभक्ति उसमें लगेगी। और वस धातु के पहले यदि आंग यानी आ जाए तब भी क्रिया का आधार कर्म संज्ञक होगा और उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो हमने अब तक जो सूत्रों का अध्ययन किया, हमने देखा पहला सूत्र जो क्रिया का आधार कर्म संज्ञा करने वाला था वह था अधि सींग अस्था साम कर्म, यानी सींग अस्था और आस धातुओं के पहले यदि केवल अधि उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया का आधार कर्म होगा। और उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था? हमने उदाहरण देखा था, जैसे गोत्राभिदो अर्धासनम गोत्राभिदो अधितस्थो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते चंद्रः पीड़ा मुक्तशिला पट्टम अधिशिष्ये। तो इस तरह से जो हमने देखा उदाहरण, तो सींग अस्था और आस धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा था, इसीलिए क्रिया का आधार जो है कर्म कहलाया। दूसरे सूत्र में हमने देखा अभिनी विशस्चा जो सूत्र था, वहाँ विस धातु के पहले यदि अभि और नी उपसर्ग एक साथ आते हैं तब भी वहाँ क्रिया का आधार कर्म होता था। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्यते धन्या सा कामनी याम भवान मनो अभिनिविष्यते। तो यहाँ विस धातु के पहले क्रिया जो है अभि और नी उपसर्ग एक साथ आए थे, इसलिए जो है विस का जो आधार है वो कर्म संज्ञक हो गया और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी थी। उसी तरह से ये हमारा अगला सूत्र है उपान्य ध्यांग वसा भी कह रहा है वस धातु के पहले अगर कौन कौन से उपसर्ग आ जाए, यदि अधि उपसर्ग आ जाए तब भी क्रिया का आधार कर्म होगा। वस के पहले यदि अनु उपसर्ग आ जाए तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। और वस धातु के पहले यदि आ उपसर्ग लग जाए, आंग यानी आ उपसर्ग लगा हो तब भी क्रिया का आधार की कर्म संज्ञा होगी। और वस धातु के पहले उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति। तो इसलिए आधार की कर्म संज्ञा कराने वाले हमने कितने सूत्रों का अध्ययन किया? 3 सूत्रों का। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं जो आधार में की कर्म संज्ञा जिनमें हो रही है। तो ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है, एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखते हैं। वस धातु हो और उसके पहले उप अनु अधि और आंग उपसर्ग लगा हो। इसी सूत्र में सारे उपसर्ग हैं, उप अनु अधि आंग, उपान्य ध्यांग वसा सब इसमें संधि हो गई है। तो वस धातु के पहले उपसर्ग लग जाएगा तब क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। वस धातु के पहले यदि अनु उपसर्ग लग जाएगा तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। वस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाएगा तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। और वस धातु के पहले यदि आंग उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र यही कह रहा है। तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण हैं हम उन उदाहरणों को देख लें पहले। तो जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया है, हरि ही वैकुंठम उपवसति। हरि वैकुंठम उपवसति। अब वस धातु है, ये उपवसति में कौन सी धातु है? वस धातु है। वस धातु के पहले कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लग के ये क्या बन गया? उपवसति बन गया। जब रूप बनाएंगे तो हो जाएगा वसति, वसतः वसंती। तो उपसर्ग लग गया तो उपवसति उपवसतः उपवसंती हो जाएगा, रूप ऐसे चलेगा। तो यहाँ वस धातु आ गया। ये धातु कौन सी है? वस है। वस धातु के पहले यहाँ उपसर्ग लग के उपवसति शब्द बना। तो वस धातु के पहले यदि उपसर्ग लग जाता है तो क्रिया का जो आधार है उसका कर्म हो जाता है, यानी कर्म संज्ञक होगा और उसमें द्वितीया लगती है। तो हरि ही उपवसति माने बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? वैकुंठम, वैकुंठ में।
हरि बैकुंठ में बैठते हैं। अब बैकुंठ क्या है? हरि का आधार है बैठने का। हरि का आधार क्या है? बैकुंठ है। हरि बैकुंठ में बैठ रहे हैं। कहाँ बैठ रहे हैं? बैकुंठ में बैठ रहे हैं। तो क्रिया का आधार कौन सा है? बैठना क्रिया है हरि का। हरि कर्ता हो गए, बैठना उपवसति माने बैठना, उपवसति क्रिया हो गई। और क्रिया क्या है? कहाँ बैठ रहे हैं? तो बैकुंठ में बैठ रहे हैं। तो क्रिया का आधार बैकुंठम है, इसीलिए इस बैकुंठम में कौन सी संज्ञा हो गई है? कर्म संज्ञा हो गई है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगा है। यहाँ कर्म संज्ञा क्यों हुई है बैकुंठम की? क्योंकि यहाँ वस धातु के पहले उपसर्ग जो लगा है, इसीलिए क्रिया का आधार क्या हो गया है? कर्म हो गया है। अगर यहाँ वस धातु के पहले उपसर्ग ना होता तो हमारा वाक्य क्या हो जाता? हरि बैकुंठे वसति हो जाता। हरि बैकुंठे वसति, हरि बैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं। हरि बैकुंठ में वास करते हैं या निवास करते हैं। तो यहाँ उपसर्ग लग गया है, इसीलिए क्रिया का जो आधार है बैकुंठ, इसमें कर्म संज्ञा होके द्वितीय लगी है। अगर ये उपसर्ग नहीं लगेगा वस धातु के पहले, तब इस क्रिया का जो आधार बैकुंठ है, इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी और आधारो अधिकरणम से आधार में सप्तमी विभक्ति लगता है, तो बैकुंठम ना होके बैकुंठे हो जाएगा। हरि बैकुंठ में निवास करते हैं। तो बैकुंठ क्रिया का आधार क्या हो जाता है? अधिकरण कारक, और उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, तो बैकुंठम ना होके बैकुंठ हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वस धातु के पहले उपसर्ग नहीं होगा तब। अगर वस धातु के पहले उपसर्ग आ जाएगा तो तुरंत यहाँ बैकुंठे की जगह क्या हो जाएगा? बैकुंठम हो जाएगा। क्योंकि ये उपान्य ध्यांग वसह सूत्र हमारा कह रहा है, यदि वस धातु के पहले उपसर्ग लगा हो, अनु उपसर्ग लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हो, आंग उपसर्ग लगा हो, तो क्रिया का आधार कर्म कहलाएगा और उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसीलिए बैकुंठम में ये क्रिया हमारा उपवसति है और बैकुंठम की कर्म संज्ञा होके इसमें द्वितीय लग गई है। और इसी तरह से उप का हो गया, और दूसरा वाक्य भी ऐसे ही होगा। हरि बैकुंठम, सब ऐसे ही बनेगा क्योंकि अनुवसति हो जाएगा। हरि बैकुंठम अनुवसति। और तीसरा वाक्य भी हो जाएगा हरि बैकुंठम अधिवसति। हरि बैकुंठम अधिवसति। चौथा वाक्य हो जाएगा हरि बैकुंठम आवसति। तो हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठम अनुवसति, हरि बैकुंठम अधिवसति, हरि बैकुंठम आवसति। ये आंग उपसर्ग है। आंग जो है, यहाँ ये आंग लिखा है ना, आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग होता है आंग के गा की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो करके केवल आ बचता है। आंग के ज्ञा की अंगा की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप होकर केवल आ बचता है और आ ही धातुओं में जुड़ जाता है, तो इसीलिए आवसति रूप बना है। इतना आ गया होगा समझ में कि वस धातु के पहले अगर हमारा क्या कौन उपसर्ग आया हो? 4 उपसर्ग। कौन कौन से? उप उपसर्ग, आधि उपसर्ग, अन्य उपसर्ग और आंग उपसर्ग। ये 4 उपसर्ग हैं। ये चारों उपसर्ग किसके पहले आ जाएं? वस धातु के पहले अगर आ जाते हैं तो वस धातु के क्रिया है ये वस, और तो इस वस धातु का जो आधार होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे हमने देखा उदाहरण में, हरि बैकुंठम उपवसति। तो हरि बैकुंठ में निवास करते हैं।
उपवसति में वस धातु है, इसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए क्रिया का आधार की कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति। सेम वही उदाहरण आगे तीनों में भी है। अनुवसति, कौन, हरि, कहाँ, बैकुंठम। तो बैकुंठम की आधार है, इसकी कर्म संज्ञा हो गई क्योंकि वस धातु के पहले यहाँ अनुपसर्ग लगा है, इसलिए अनुपसर्ग लगने के कारण क्रिया का जो आधार बैकुंठ है इसकी कर्म संज्ञा हुई। सेम वही है अधिवसति, वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए क्रिया के आधार बैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय लग गई। वही है आंग वसति, वस धातु के पहले यहाँ आंग उपसर्ग लगा है, इसीलिए क्रिया के आधार बैकुंठम की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय लग के हरि बैकुंठम आवसति हो गया। तो इस तरह से ये 4 उदाहरण हैं। हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठम अनुवसति, हरि बैकुंठम अधिवसति और हरि बैकुंठम आवसति। और अगर क्रिया का आधार कर्म नहीं होगा तब उसमें क्या हो जाएगा, क्रिया का आधार कर्म नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा, जब क्रिया में के पहले यानी वस धातु के पहले अगर उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग नहीं जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हमारा वाक्य हो जाएगा हरि ही बैकुंठे, अभी हमने समझाया भी इसको, वसति हो जाएगा, हरि बैकुंठे वसति, क्योंकि वसतु क्रिया है और वसति वस धातु है, वस धातु की क्रिया, ये जो बैकुंठ है ये क्रिया है, हरि के निवास करते हैं, कहाँ करते हैं, बैकुंठ में। तो यहाँ वस धातु के पहले इन चारों उपसर्गों में से कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा, ना तो आंग उपसर्ग लगा है, ना उप उपसर्ग लगा है, ना अनु उपसर्ग लगा है, ना अधि उपसर्ग लगा है। जब ये चारों उपसर्ग नहीं लगे हैं तो इस क्रिया का आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति लग के हमारा वाक्य बना हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठे वसति। समझ में आ गया होगा साथियों। ये जो है सूत्र आप अपने नोट्स में उतारिए और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आप उतारे रहेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही आसानी होगी। अब इसी में एक और दिया हुआ है, एक वार्तिक दिया है, उपान्यध्यांग वसा का एक वार्तिक है साथियों, उस वार्तिक को भी हम देख ही लेते हैं। वो वार्तिक हमारा क्या कह रहा है, ये वार्तिक सूत्र जो उसी के नीचे दिया है अभुक्तर्थस्तुना, इस वार्तिक को हम भी देख लेते हैं तुरंत अभी। अभुक्तर्थस्तुना, अभुक्तर्थस्तुना है, ये हमारा वार्तिक सूत्र है। कैसा सूत्र है, वार्तिक सूत्र है, अभुक्तर्थस्तुना, ये वार्तिक है, यहाँ लिख देते हैं। किस सूत्र का वार्तिक है, उपान्यध्यांग वसह का। ये वार्तिक हमारा कह रहा है यदि उपवस का अर्थस्थ अभुक्तर्थस्तु ना, यदि उपवास का अर्थ ना खाना हो तो उपवास का आधार कर्म ना हो के अधिकरण ही रहेगा। ये वार्तिक कह रहा है अभुक्तर्थस्तुना, ध्यान से समझिएगा। ये वार्तिक कह रहा है यदि उपवास का अर्थ ना खाना हो, अर्थात उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास करना। यदि अभुक्तर्थस्तु उपवास, अभुक ना खाना हो यानी उपवास करना अगर हो जाए तो क्रिया का आधार वहाँ कर्म नहीं होगा बल्कि अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। लेकिन कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब क्या हो जाएगा, उपवास का अर्थ उपवास करना हो जाए, उपवास का अर्थ खाना ना होके बल्कि उपवास करना हो जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उसका क्रिया के आधार की अधिकरण हो जाएगा और उसमें सप्तमी लगेगी। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, यदि उपवास का अर्थ ना खाना हो तो, ये वार्तिक है, इसकी परिभाषा है
यदि उपवस का अर्थ ना खाना हो, ना खाना हो का मतलब समझ रहे हैं ना, उपवास करना हो, तो उपवास के आधार का कर्म ना होकर अधिकरण रहेगा। आधार का कर्म ना होकर अधिकरण रहेगा। ये सूत्र का अर्थ है, ये परिभाषा है। ये कह रहा है सूत्र, अभुक्तर्थस्तु ना नहीं होगा। कब नहीं होगा? आधार की कर्म संज्ञा, जब उपवास का अर्थ उपवास करना हो जाए तो उपवास के आधार का कर्म नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वहाँ अधिकरण हो जाएगा और उसमें सप्तमी हो जाएगी। जैसे इसके अंतर्गत एक उदाहरण दिया हुआ है, हम देख लेते हैं उदाहरण से, तो हमें समझ में आसानी से आएगा। जैसे बने उपवसति, बने उपवसति। अब बने उपवसति यहाँ क्यों है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है वस धातु के पहले अगर उपसर्ग आ जाए तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उपवसति बन जाएगा। वस धातु के पहले यदि उपसर्ग जुड़ा है तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। इसके पहले जिस्ट भी हमने जो पढ़ा वो सूत्र उपान्यध्यांग वसः कह रहा है, यदि वस धातु के पहले उपसर्ग जुड़ा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया है। वस धातु के पहले यदि अनुपसर्ग हो तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। वस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग हो तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। लिख ही देते हैं, वस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा, और वस धातु के पहले यदि क्या हो जाए, अनु उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा, और वस धातु के पहले यदि आंग उपसर्ग लगा हो, ये धातु का निशान है, जो ऐसे करके हम लगा रहे हैं ना, ये धातु के निशान है, तो तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये उपवसति हो गया, ये अधिवसति हो जाएगा शब्द, ये अनुवसति हो जाएगा और ये आवसति हो जाएगा। तो वस धातु के पहले अगर कितने उपसर्ग जुड़े हो, उप अधि अनु आ, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कर रहे थे। इसके पहले वाला सूत्र जो हमने अभी पढ़ा उपान्यध्यांग वसः, लेकिन अभुक्तर्थस्तु ना, इसी उपान्यध्यांग वसः का वार्तिक दिया वार्तिककार कात्यायन जी ने। उन्होंने कहा यदि उपवास का अर्थ उपवास करना हो जाए तब क्या होगा, उपवास का अर्थ अगर उपवास करना हो जाए तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा एक वार्तिक देके अभुक्तर्थस्तु ना, कि यदि उपवास का अर्थ उपवास करना हो, ना खाना हो, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि उसके आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण उन्हें मिला और उन्होंने रखा कि बने उपवसति, वन में उपवसति उपवास करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपवसति का अर्थ निवास करने से मत लीजिएगा, यहाँ उपवसति का अर्थ निवास करने से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बने में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इसका मतलब वन में उपवसति उपवास करता है, कोई जंगल में निवास नहीं करता, रहता नहीं है, बल्कि वह वन में है और उपवास कर रहा है। उसको खाने का कुछ नहीं मिला होगा तो वन में उपवास ही करेगा ना। तो बने उपवसति, वन में उपवास कर रहा है, उपवास कर रहा है, इसीलिए उपवसति ये क्रिया हो गई और वन आधार हो गया। आधार होने के कारण आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति लग गई और बने शब्द बना। बने में सप्तमी का एक वचन है।
और कर्ता कोई व्यक्ति है जो वन में उपवास कर रहा है, उसका नाम या कुछ नहीं दिया है, वाक्य मिला उनको, उन्होंने रख दिया वने उपवसति, वन में उपवास करता है। तो यहाँ उपवसति का अर्थ निवास करने से नहीं होगा, बल्कि यहाँ उपवसति का अर्थ क्या हो जाएगा, उपवास करना। वन में क्या करता है, उपवास करता है। उपवास समझ रहे हैं ना खाना, वन में उपवास करता है, बिना खाए पिए रह जाना उपवास करना कहा जाता है। तो वन में उपवास करता है। अब उपवसति का अर्थ यहाँ उपवास करने से है, इसीलिए बने के आधारों अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति लग गई और हमारा वाक्य बना बने उपवसति। यहाँ बनम उपवसति नहीं होगा, बने उपवसति, इसमें सप्तमी का एक वचन है। तो इस तरह से जो हमारा सूत्र हमने कर्म कारक का देखा, उपान्यध्यांग वसाह, ये सूत्र कह रहा है यदि वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो वस धातु की जो क्रिया है उस क्रिया का आधार क्या हो जाता है, कर्म कहलाता है, उसमें द्वितीया लगती है। जैसे हमने अभी अध्ययन किया, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम आवसति। लेकिन अगर उप अनुअधि आंग में से कोई उपसर्ग नहीं लगे बस धातु के पहले, तब क्रिया का आधार में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, सप्तमी। अगर वस धातु के पहले उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो क्रिया का आधार सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो हमारा हरि वैकुंठम उपवसति ना होके हरि वैकुंठे वसति हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। फिर इसी उपान्यध्यांग वसाह का अगला वार्तिक कार का अत्यान्य दिया कि अगर उपवसति का अर्थ उपवास करना हो जाए तब क्या होगा, तो उन्होंने वार्तिक दे दिया भुक्तर्थस्तुना। अगर उपवास करना अर्थ है तो वहाँ ना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कर्म कारक, तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, उसमें द्वितीय नहीं होगा, बल्कि उसमें सप्तमी लग जाएगा। जैसे वाक्य बना हमारा बने उपवसति। अब यहाँ उपवसति का अर्थ उपवास करने से मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य बहुत ही कंफ्यूजन करता है। अभुक्तर्थस्तु ना वार्तिक में एक उदाहरण है, बने उपवसति, यहाँ उपवसति क्रिया है, इसका अर्थ जो है उपवास करना है, ना कि निवास करना। निवास करना इसका अर्थ नहीं है, उपवास करने के अर्थ में आया है। इसीलिए इस क्रिया का आधार जो बने है, इस बने की आधारों अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होके सप्तमी विभक्ति लगी है और हमारा वाक्य बना बने उपवसति, वन में उपवास करता है। आ गया होगा समझ में। तो हमने अब तक देखा कितने सूत्रों का अध्ययन किया जो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कराते हैं। नोट कर लीजिएगा कहीं, क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कराने वाले हमने कितने सूत्रों का अध्ययन किया। पहला सूत्र अधिसिंग अस्था साम कर्म। दूसरा सूत्र हमारा क्या था, अभिनिविशश्च। अधि सिंह अस्था और आस, सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अभिनिविशश्च सूत्र कह रहा है विष धातु के पहले यदि अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ आते हैं तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। उपान्यध्यांग वसह अगला सूत्र है, ये कह रहा है वस धातु के पहले यदि उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग लग जाए तब भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो इस तरह हमने कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्रों का अध्ययन किया। अधिसिंग अस्था साम कर्म, अभिनिविशश्च, उपान्यध्यांग वसह। तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कितने सूत्र करते हैं, 3 सूत्र करते हैं। अधिसिंग अस्था साम कर्म, अभिनिविशश्च, उपान्यध्यांग वसह। ये 3 सूत्र क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। और किस धातु के पहले कौन सा उपसर्ग हो, कौन कौन उपसर्ग लग जाए धातु के पहले तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो वो है हमारा कि अधि उपसर्ग, नि उपसर्ग, उप उपसर्ग, आंग उपसर्ग, अभि उपसर्ग। यदि
क्रिया के, किस क्रिया के पहले? सिंह अस्था आस्था क्रिया के धातु के पहले आ जाए, विष धातु के पहले आ जाए, वस धातु के पहले आ जाए। तो कितनी धातुएं हैं? सिंह अस्था आस विष और वस। सिंह अस्था आस विष और वस 5 धातुएं ऐसी हैं जिनके पहले अनु अधि आंग अभी अगर उपसर्ग जुड़ा होता है तो, और उप उपसर्ग नि उपसर्ग अधि अनु उप नी आंग या भी, ये 5-6 उपसर्ग हैं जो 5 धातु सिंह अस्था आस, सिंह अस्था आस और कौन सी धातु है? विष और वस। ये 5 धातुओं के पहले यदि 6 उपसर्ग जुड़े होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग हम लिख देते हैं यहाँ, ऐसे भूल जाएंगे। आप अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा। उपसर्ग कौन कौन से हैं? उपसर्ग है अभी, आधि, नी, उप, आंग, और कौन एक उपसर्ग छूट गया? अनुपसर्ग। ये इतने उपसर्ग 1 2 3 4 5 6, ये 6 उपसर्ग किस धातुओं के पहले? कौन कौन सी धातुएं हैं लिख दे रहे हैं। धातु के पहले सिंह धातु है पहला, अस्था धातु, आस धातु और विष धातु, वस धातु। ये 5 धातुएं, ये 5 धातुएं हैं सिंह अस्था आस विष वस। इन 5 धातुओं के पहले यदि अभी अधि यानी अनु नी उप आंग उपसर्ग लग जाए तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये 6 धातुएं, 5 धातुएं और 6 उपसर्ग क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कराते हैं। ये क्या कराते हैं? आधार की कर्म संज्ञा कराते हैं। आधार की कर्म संज्ञा कराते हैं। यानी 3 सूत्र अधिसिंह अस्था साम कर्म अभिनी विशेषा उपानिध्यांग वसा क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा कराते हैं। और कितने उपसर्ग हैं? 6 उपसर्ग अभि अनु अधि नी उप आंग, ये 6 उपसर्ग सिंह अस्था आस विष वस इन 5 धातुओं के पहले यदि जुड़ जाएं तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृत।